हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट के विषय में। आपको पता है कि आपके आरओ और एआरओ के जल्द ही विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आप भी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। यदि अभी भी नहीं कर रहे हैं और इसमें फिर भी जाना चाहेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो कि इसमें शामिल होना चाहते हैं उनका लक्ष्य है कि उनको आरओ एआरओ सीए में जाना है, तो वो अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर चुके हैं पहले से ही। तो आप भी शुरू कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और किस तरीके से प्रश्न पूछे गए उसको भी मैंने वन लाइनर फैक्ट में बनाया है। और जो घटना चक्र की बुक आती है पीसीएस परीक्षा के लिए, तो उसमें जो भी चीज़ें इंक्लूडेड है वहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ों का कलेक्शन है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके जो सिलेबस में हैं टॉपिक्स सभी को बताए जाएंगे सिक्वेंसली। आपको हर दिन कोई ना कोई टॉपिक दी जाएगी, बस आप एक तरीके से उसको पढ़ने शुरू कर दीजिए। और सिर्फ पढ़िएगा नहीं, याद भी करते चलिएगा, क्योंकि अभी तो 4-5 वीडियोज़ आए हैं तो आपको लग रहा होगा अभी तो बहुत कम है, बाद में याद कर लेंगे। बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब उसको देखिए तभी उसको 1 से 2 बार आराम से सुना करिए, फिर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेंगे 2 बार भी तो मुझे नहीं लगता फिर से उसको बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट टाइम में जब आपको रिवीजन करना होगा तब आप कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए मैं आपको पीडीएफ तो दे ही देती हूँ, जो भी 1-2 पेज की होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेती कि आप जो है उतना पहले जितना दिया जा रहा है उतना पढ़ते रहिए। एक तो ये क्लासेस चलती हैं, और जो आपके प्रैक्टिस सेशन वाली रहती है उसको भी बीच बीच में आपको मैं देती रहूँगी, ठीक है। चाहे आपका इकोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, बायो, फिजिक्स, सब कुछ आता है आपके एग्जाम। कोई सब्जेक्ट छूटा नहीं है कि आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट में ना पूछा जाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी आप में लिखा होगा केवल, ठीक है। आप सिलेबस देखिएगा उसमें केवल इकोलॉजी लिखा है, लेकिन उसमें पर्यावरण भी शामिल है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट दोनों आएंगे आपको। तो जो जो इम्पोर्टेंट है शुरू से देखते चलेंगे। मैंने जिस तरीके से इसको बनाया है इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जिनके पास घटना चक्र होगी वो सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे उन्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उसमें चैप्टर बहुत है, लेकिन जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट होगा हम उसी को करेंगे। तो आज इसकी फर्स्ट वीडियो है, ये आपकी इकोलॉजी की क्लास फर्स्ट है। देखेंगे पहली बात तो पूछा जाता है इसके डेफिनेशन से ही प्रश्न कि पर्यावरण होता क्या है। तो समझिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो चारों ओर है उसे सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। देता है एग्जाम में, पर्यावरण निम्नलिखित में से है। ऑप्शन आपको मिलते हैं भूमि, दूसरा जल, फिर तीसरा दे देगा कि जीव जंतुओं का समूह, और उपरोक्त सभी। तो आप जब ये डिफिनेशन अच्छे से जानेंगे तभी, जो मैंने यहाँ लिखा है ये ऐसे ही नहीं लिखा, ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें कि ये तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, सब आता है, पढ़ते चलेंगे आप। इसके अलावा भी अगर आप आरओ दिसंबर में देने वाले हैं, जो कि पेपर आपके लीक होने की वजह से दोबारा करा रहे हैं री एग्ज़ाम, यूपीपीएससी, आरओ पीसीएस, सब में ये काम आएगा। देखेंगे पर्यावरण किससे बनता है, कितने घटक हैं जिससे कि पर्यावरण हमारा बनेगा। तो ये ऑप्शन आपको रखते हैं, देखिएगा। जो है जीविकीय होते हैं घटक, उसमें भू आकृतिक घटक होते हैं और जैविक घटक होते हैं। अब जीवीय में क्या होंगे, भू आकृतिक घटक क्या होंगे, जैविक, उसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अभी याद रखिएगा जो पर्यावरण है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जीवी, जैविकी, अजैविकी और भू आकृतिक घटक, ठीक है। नीचे देखेंगे पर्यावरण के 3 संगठक हैं। कौन कौन से हैं संगठन, देखेंगे। भौतिक या जैविक। जो भौतिक है, भौतिक को क्या होता है, हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं ना, तो भौतिक या अजैविक है। जैसे देखेंगे स्थल है, वायु है, जल है, नदी है, ये सभी सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, अजैविक हो जाती हैं। ये भी पर्यावरण में शामिल होता है। फिर उसके बाद जैविक घटक में क्या क्या होगा, जैसे पादप, जंतु और सूक्ष्म जो जीव होते हैं, जैसे जो सूक्ष्म जीव हैं, कीड़े मकोड़े, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप नहीं भी देख सकते, उन सबको शामिल किया जाता है। पादप यानी पेड़ पौधे सब कुछ। और सांस्कृतिक घटक में क्या होता है, मानव निर्मित गतिविधियां होती हैं। मानव निर्मित का मतलब है कि मानव जो है राजनीतिक तौर पे जो चीज़ें शामिल करता है, सामाजिक तौर पे जो चीज़ें शामिल करता है, मतलब हम लोग अपने आसपास के वातावरण में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सभी सांस्कृतिक घटक में आते हैं, और ये भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। जिसमें 3 हो गए, पर्यावरण के 3 घटक हुए, कौन कौन से, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। अब समझ में आ गया होगा कि भौतिक और अजैविक को क्या कहते हैं, जैविक को क्या कहेंगे, या सांस्कृतिक में क्या आती हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अब आप लोग बहुत बार सुनते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी को सतत विकास कहते हैं, ठीक है। तो या हिंदी में उसको सतत विकास कहते हैं या तो धारणीय विकास भी कहेंगे, दोनों अगर आए तो समझ जाइएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे जो मैंने 17 लिखा है, इस 17 का मतलब क्या है तो समझ लीजिएगा, जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं कुल 17 पॉइंट पर डिपेंड है, मतलब 17 उसके लिए एक तरीके से समझ सकते हैं कि लक्ष्य निर्धारित है कि 17 बिंदुओं पर काम करना है। और मेन अगर इसकी बात करें तो जो हमारा सतत विकास होता है उसमें जो है सभी को, मतलब अभी की जो वर्तमान पीढ़ी है उनको और जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनको ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है, ताकि किसी भी संसाधन का जो है दुरुपयोग न हो और आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हों उनको कोई हानि, कोई क्षति न पहुंचे। तो कुल 17 बिंदु हैं। जैसे इसमें आपके जो है, जैसे आप सुनते होंगे कि जो मनुष्यों के, मतलब मेल फीमेल की अक्सर देखते होंगे डिटेल्स निकलते हैं ना कि इस समय जीवन प्रत्याशा कितनी है और कितने दर से लोग की मृत्यु हो रही है, कितने प्रति वर्ष या जो है जीवित हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें, महिलाओं को सशक्त बनाना और समलैंगिकता के विषय में ध्यान देना, स्वच्छ वातावरण के विषय में ध्यान देना, ये सभी पॉइंट हमारे किसके हैं, जो है सतत विकास के लक्ष्य के उद्देश्यों में शामिल होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में कुछ जानकारी लीजिए कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन ही क्या है, हमारा सतत विकास होता है। मतलब पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन का मतलब है जो प्रकृति में है उसके संसाधन का उपयोग न्याय संगत तरीके से करिए और उसका संरक्षण भी, उचित प्रबंधन जो होगा वो हमारा जो होगा सतत विकास होगा। जो हमको प्रकृति में मिला है अगर आप उसका संरक्षण अभी नहीं करेंगे तो भविष्य में भी, जब अभी नहीं कर पाएंगे तो भविष्य के लिए वो बचेगी नहीं, जब भविष्य के लिए नहीं बचेगी तो जो आने वाली पीढ़ी होगी न उसका लाभ उठा पाएगी, सिवाय उनको हानियां ही पहुंचेंगी। तो यही उद्देश्य है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रबंधन अच्छे से किया जाए, ठीक है। सतत विकास शब्द की व्याख्या जो है सबसे पहले कहाँ की गई थी, किस रिपोर्ट में बात आई थी, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, देखेंगे। सतत विकास शब्द की व्याख्या सबसे पहले 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपने रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। आवर कॉमन फ्यूचर नाम का इनका रिपोर्ट जारी किया गया था, किसका, तो WCED, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WCED, मतलब इसका क्या हुआ, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले सतत विकास के बारे में, शब्द के बारे में चर्चा की थी 1987 में, ठीक है। सतत विकास का अर्थ क्या होता है, अगर ऐसे हम इन सिंपल वे में समझना चाहें तो ऐसे विकास से इसका तात्पर्य है जो कि भविष्य की, भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करें। मतलब इस समय वर्तमान टाइम में जिनकी जो ज़रूरतें हैं उनको सही ढंग से मैनेज करते हुए उनको पूरा करना और भावी पीढ़ियों को भी उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए जो है डेवलपमेंट करना ही आपका सतत विकास कहलाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट होगा ये पॉइंट, याद रखिएगा। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक होता है, तो सतत विकास तब होगा, सभी लोगों का विकास या सब चीज़ों का विकास कब होगा, जब हम 3 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। किसमें, जैविक विविधता का संरक्षण करेंगे, हम प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करेंगे। अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो अभी की पीढ़ियों को तो प्रॉब्लम होगी ही, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी प्रॉब्लम होगी। आप सुनते होंगे ओजोन क्षरण पे और जो है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं गैसेस, उसके विषय में हर समय नए नए सम्मेलन हुआ करते हैं, कहीं ना कहीं बैठक होती है, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है, इसलिए क्योंकि भविष्य में जो चीज़ें हों, संसाधन अच्छे हों और लोग उसका सही ढंग से प्रयोग कर पाएँ, ठीक है। निर्धनता को भी घटाना एक सतत विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर निर्धनता नहीं घटेगी तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये याद रखिएगा कि आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं तीनों, ठीक है। और कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न में अक्सर ये पूछा जाता है कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। अब नीचे आप जो ये देख रहे हैं सन दिए हुए हैं, कुछ रिपोर्ट, कुछ अधिनियम दिए हैं आपको। जब भी मैं इकोलॉजी का दूंगी एक सेशन, उसमें कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आएंगे, आप इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद नहीं रटना जिसको कहते हैं। देखिए ये भले ही कहना हो जाता है नहीं हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कॉन्सेप्ट से काम नहीं होता, उसको याद करना ही पड़ता
पड़ता है, चाहे जैसे याद करिए। जो आप ये देख रहे हैं आपको मिलान वाले प्रश्न में आ जाता है कि इसको सही क्रमानुसार लगाइए, मतलब कब रिपोर्ट या कौन सी अधिनियम कब आई थी उसको सिक्वेंस में लगाने को आ जाता है। और ये सभी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया कि पर्यावरण से संबंधित या जो है पारिस्थितिकी से संबंधित अक्सर जो है पहले शुरू से ही कोई ना कोई जो है रिपोर्ट आई है, अधिनियम बनाए गए हैं, अभी भी बैठकें होती रहती हैं। तो वो अधिनियम और कानून जब बन जाते हैं तो जिस सन में हुआ रहता है वो याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे देखेंगे द लिमिटेड टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। रियो पृथ्वी विश्व सम्मेलन कब हुआ, जून 1992 में हुआ था, 1992 में। और जो है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ, तो अप्रैल 1987 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ था, सितंबर 1987 में हुआ था। उसी प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये चारों। वैसे तो देखिए ये आपका जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तो एकदम रटिएगा, जैसे ये वाला याद कर लीजिएगा जिसमें मैं स्टार बनाई हूँ कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में हुआ, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये चारों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं। जैसे भारतीय वन अधिनियम कब आया था, तो 1927 में। भारतीय वन अधिनियम कब आया, 1927 में। वन संरक्षण अधिनियम, देखिए ये भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है, ये केवल ये जो पहला है भारतीय वन अधिनियम है, जबकि ये वन संरक्षण की बात की जा रही है। का अधिनियम कब आया, तो 1980 में, यानी 1980 में आया। जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, देखिए ये हमारा है वन संरक्षण 1980। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं इसको ज़रूर याद कर लेंगे। इसको मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ आपका, देखिएगा इसको। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1952, उसके बाद 92 है, ये मुझसे गलती से बार बार मैं 52 बोल दे रही हूँ, ठीक है। इसको ध्यान भी रखते रहिए, कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। 1992 है, ठीक है। उसके बाद भारतीय वन अधिनियम क्या है, 1927। वन संरक्षण अधिनियम 1980। जैव विविधता अधिनियम 2002। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में था, ठीक है। तो ये बस आज के लिए इतना ही, इतना आपके लिए काफ़ी है अभी, इसको पढ़िएगा। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगे हमेशा, जब तक कि आपके एग्ज़ाम और सिलेक्शन आपका नहीं होता, ठीक है। और समय समय पर आपको हर चीज़ की जानकारी इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट से संबंधित मिलती रहेगी। विज्ञापन आपको जल्द ही अब देखने को मिल सकता है कभी भी, तो आप अपनी तैयारी ज़ोरों पे रखिए और अपने से पढ़ाई करते रहिए ना। ऐसा नहीं है इतने से आपका काम नहीं होगा कि मैंने जितना बताया इससे काम होगा, नहीं। एक आपको एक होता है नहीं है, बूस्ट करने का काम करेगा बस। बाकी पढ़ना आपको है, किताबों से भी पढ़ना है सब, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर जल्द मिलेंगे। आपकी कोई क्वेरी होगी इससे रिलेटेड तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जय हिंद।